गुड इवनिंग बच्चों। देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर के हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिब्स जो होती हैं, उन रिब्स के ऊपर मसल्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द रिब्स। तो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर द बिटवीन ईच एवरी टू रिब्स, दो रिब्स के बीच में मैंने यहाँ पर आपको बताई कुछ मसल्स के नाम कि दो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती है, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ईआईसीएम और आईआईसीएम। अगर मान लीजिए दो रिब हैं, अगर अपर वाली रिब के डोर्सल साइड से निकलकर नीचे वाली रिब के वेंट्रल साइड पर आ रही है तो ईआईसीएम, लेकिन अपर वाली रिब के वेंट्रल साइड से निकलकर नीचे वाली की डोर्सल पर लग रही है तो बोलेंगे ईआईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मैं दोनों मसल्स के बारे में आपको पढ़ा चुका था। उसके बाद में मैंने आपको रिब केज के बारे में भी बताया कि रिब केज क्या होता है। रिब केज एक ऐसा केज है जो आपके लंग्स के आसपास एक बोन्स का बना हुआ केज होता है, जो आपके लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। आपके लंग्स के ऊपर की तरफ अगर देखा मैंने एंटीरियर साइड में तो गर्दन थी, नेक और क्लेविकल बोन थी। पोस्टीरियर साइड देखा तो क्या था बेटा? डाइफ्रॉम था। ठीक है। लेटरल साइड में देखा तो रिब्स थी। डोर्सल साइड में देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर वर्टिब्रिस लगी हुई है। और वेंट्रल साइड पर देखा तो एक टाई बोन थी, यानी कि स्टर्नम था। क्लियर है? तो इस तरीके से रिब केज के अंदर आपके स्पॉन्जी लंग्स, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं होती, नॉन मस्कुलर ऑर्गन है आपके लंग्स, मसल नहीं होती है, इसलिए इनके अंदर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं क्या? स्पॉन्जी लंग्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पॉन्जी लंग्स बोलते हैं। क्लियर है? ये सब मैं आपको बता चुका था। देयर आर मेनी एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट इन योर लंग्स, अबाउट 300 बिलियन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेरी वैस्कुलर स्ट्रक्चर, जिनके चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लड होता है, उसको वैस्कुलर बोलते हैं, वो आपके लंग्स के अंदर होती है। एंड नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स। आपके लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन? एल्वियोलाई। क्लियर? So now we are going to discuss about in this lecture द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि आप लोग जो होते हैं वो ब्रीथिंग किस मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो टुडे our lecture is based on the mechanism of breathing, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखिए बेटा, जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग की, इट्स इन्वॉल्व्स द टू स्टेप्स। इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आप जो ब्रीथिंग करते हैं इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर ब्रीथिंग के अंदर कितने स्टेप इन्वॉल्व है बेटा? दो स्टेप। कितने स्टेप हैं? टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला स्टेप है इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा और आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, तब जाकर आपका इंस्पायरेशन होगा। तो इंस्पायरेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इंस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure is high than intrapulmonary pressure. Intrapulmonary pressure means होता है बेटा the pressure inside the lungs. Intrapulmonary pressure का मतलब क्या होता है? Pressure inside the lung. Pressure
इनसाइड द लंग्स, आपके लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है अगर वो कम है, कहाँ से, एटमॉस्फेरिक एयर से, तो आप इंस्पायरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सपायरेशन के अंदर। इन एक्सपायरेशन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये ज्यादा होता है किससे, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। कौन, इंट्रापल्मोनरी, यानी कि जब आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं उस समय आपके लंग्स के अंदर का जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा होता है किससे, एटमॉस्फेरिक एयर से, और प्रेशर से, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एयर होती है वो हाई टू लो मूव कर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो इसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेप्स। कौन कौन सी, पहली है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो होता है वो लार्ज होता है, ज्यादा होता है किससे, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्लियर। जबकि एक्सपायरेशन जो होता है उसके अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। बेटा इंस्पायरेशन जो होता है ये एक्टिव प्रोसेस होती है। कैसी होती है, एक्टिव प्रोसेस, यानी कि एक्टिव प्रोसेस उसको बोलेंगे जहां पर एटीपी का यूज हो। क्या हो, एटीपी का यूज होता है, ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। जबकि आपका जो एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है मतलब यहाँ पर नो एटीपी, कोई एटीपी का यूज नहीं होता, ये अपने आप होने वाली प्रोसेस होती है। क्लियर है। तो आइए हम समझते हैं कि आपके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की मैं बात करूं तो इंस्पायरेशन कब होगा, जब आपके एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर किससे ज्यादा होगा, आपके लंग्स के अंदर के प्रेशर से, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा आपके जो लंग, देखो आपके जो लंग्स होते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आपके लंग्स हैं, है ना। और लंग्स के चारों तरफ बेटा मैंने आपको बताया था क्या होती है, कि सर रिब्स होती है। क्या होती है, रिब्स। इस तरीके से आपके लंग्स के चारों तरफ क्या है बेटा, रिब्स होती हैं। ठीक है, क्लियर। और इनके नीचे, आपके लंग्स के नीचे यहाँ पर एक होता है बेटा डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। क्लियर। ये है डायफ्राम। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं आपके लंग्स वाले डायग्राम को। इसको हम ऐसे बना दें, मान लीजिए बेटा कि ये है आपके लंग्स। क्लियर। ये आपके लंग्स हैं, है ना। अब लंग्स के नीचे यहाँ पर है बेटा क्या, ये है डायफ्राम। क्या है बेटा, ये है डायफ्राम। ठीक है। और यहाँ पर आपके लंग्स के आसपास क्या है, रिब्स हैं। ये देखिए रिब्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा जी क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये तो हो जाएगा आपका डायाफ्राम, ये हो जाएगा बेटा आपका रिब्स। ठीक है। अब इंस्पायरेशन अकर्स, इंस्पायरेशन कब होगा, देखो इंस्पायरेशन में क्या चीज होगी, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले बेटा आपकी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच बीच में कुछ मसल्स होती हैं। आप जानते हैं रिब्स के बीच बीच में क्या होती है, कुछ मसल्स होती है, और इन मसल्स को बोलते हैं EICM। मैंने 2 प्रकार की मसल बताई थी, EICM, IICM। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इंस्पायरेशन हो रहा है उस समय क्या होगा, एक तो आपके अंदर EICM और एक डायफ्राम। EICM और डायफ्राम, इन दोनों में बेटा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि EICM और डायफ्राम, इन दोनों में होगा बेटा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखिए दोबारा से,
इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा कि ईआईसीएम और डायाफ्राम, याद रखना, ईआईसीएम और डायाफ्राम, इन दोनों में होगा बेटा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। देखो ईआईसीएम में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से देखो, जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपकी जो रिब्स होती हैं, रिब्स होती है वो किस तरफ मूव करती है, ये रिब्स मूव करेगी। ये रिब्स कब कहां पर मूव करेगी, ये रिब्स मूव करती है बेटा कहां पर, ये मूव करती है कहां पर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एंड अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ। देखो जैसे ईआईसीएम में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन, ईआईसीएम आपका चेस्ट, देखो जब आप अंदर एयर का इंस्पायरेशन करते हैं तो आपका चेस्ट इस तरीके से फूलता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसे देखिए, ये आपका चेस्ट इस तरीके से फूलेगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा क्या। तो ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होने की, ईआईसीएम का मूवमेंट जो होता है ना बेटा, वो कैसे होता है, वो होता है देखो इस तरीके से। रिब्स का मूवमेंट कैसा होगा, रिब्स का मूवमेंट होगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। पहले रिब्स बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरीके, फिर ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपके रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउट एंड अप, बाहर की तरफ निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर है, ठीक है। फिर देखो एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कहां पर, ये हो रहा है बेटा आपके डायफ्राम में। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लैट। कैसा हो जाएगा, फ्लैट, चपटा हो जाएगा। पहले देखो ये ऐसा था, लेकिन अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। अब देखो बेटा आपके लंग्स की कैविटी इतनी सी थी, मान लीजिए पहले इतनी सी थी, अब डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब डायफ्राम देखो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, डोम शेप होता है, इस तरीके से, इस तरीके से होता है ना। अब मान लीजिए जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो तो हो गया ऐसे फ्लैट, और जो रिब्स होती है वो ऐसे फैल गई ऊपर की तरफ। तो आपकी पल्मोनरी कैविटी जो है, इंट्रा प्लेउरल प्रेशर, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, आपका जो वॉल्यूम है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब आपके लंग्स के अंदर जो कैविटी वो बड़ी हो गई ना, ऐसे भाई रिब्स तो ऐसे चल के बाहर फैल गई, और कॉन्ट्रैक्ट जो डायफ्राम था वो नीचे चला गया। तो कैविटी पहले इतनी सी थी, अब कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी हो गई, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, इनका इंक्रीज हो गया ना। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है तो इसका प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा बेटा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, दोबारा समझिए कि जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्ट, ईआईसीएम रिब्स पर लगी हुई होती है, जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपके रिब्स ऐसे बाहर की तरफ गए और ऊपर की तरफ चल गए, तो कैविटी बड़ी हो गई। और डायफ्राम नीचे था तो वो भी नीचे की तरफ चला गया, तो फाइनली इंट्रा पल्मोनरी कैविटी तो बड़ी हो गई, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम जब बढ़ा तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। और अब प्रेशर कहाँ ज्यादा हो गया, जब अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर, एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और अंदर का प्रेशर हो जाता है कम। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया है ना, इसलिए प्रेशर कम हो गया। और एयर क्या हो जाती है बेटा, एयर जो होती है, एयर कम्स इन, एयर कहाँ आ जाती है, अंदर आ जाती है। इसी को क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा, यहाँ से लगातार प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, 2019-20 में भी प्रश्न आया था कि इंस्पायरेशन कब होगा, जब प्रेशर कहाँ का कम हो, लंग्स के अंदर का, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन इस प्रेशर को कम करना पड़ेगा, अपने आप कब तो होता नहीं है। इसको कम करेंगे, कैसे करेंगे, आप रिब्स के ऊपर जो मसल्स लगी हुई है, ईआईसीएम, दोनों नहीं, दो मसल बताए मैंने, आईआईसीएम और ईआईसीएम। अभी ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रिब्स ऐसे बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ फैलती है। जबकि डायफ्राम जो होता है ना, ये कहां पर मूव करेगा, इसका मूवमेंट कहां होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मूव कहां करेगा, ये
ये करेगा कहाँ पर, डाउनवर्ड। कहाँ पर मूव करेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, कहाँ पर मूव करेगा, डाउनवर्ड। क्लियर है। ऐसा होने की वजह से कैविटी बढ़ जाती है, कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और ये प्रेशर किसके कंपेयर में कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, और एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है। तो ये हुआ बेटा आपका इंस्पायरेशन। अब मुझे ये बताइए कि इंस्पायरेशन होने पर पहले आपका चेस्ट बड़ा हुआ, ठीक है, चेस्ट बड़ा हुआ इसलिए एयर अंदर आई, या पहले एयर अंदर आई इसलिए चेस्ट फूला? बताइए मेरे को, गौरव सोनी, अभिषेक भारती, शाहनूर आलम, शिवम कुमार। भाई एयर अंदर आई इसलिए आपका सीना फूला, चेस्ट बड़ा हुआ, या चेस्ट बड़ा हुआ इसलिए एयर अंदर आई? आप इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म देख सकते हैं। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म ये बोलती है कि देखो पहले चेस्ट बड़ा हुआ है, पहले प्रेशर ज्यादा था अंदर का, तो इंस्पायरेशन नहीं हो सकता। चेस्ट बड़ा हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। पहले चेस्ट फूला है ना, क्योंकि अपने को क्या करना है, प्रेशर। तो कभी ये मत समझना कि एयर अंदर आ रही है इसलिए अपना चेस्ट बड़ा हो रहा है, नहीं। पहले चेस्ट बड़ा होगा, इसलिए जब चेस्ट बड़ा हो जाएगा मतलब वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए एयर अंदर आती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पर आपका दो चीजों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ईआईसीएम में और डायफ्राम। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, याद रखना मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें जो है ना, मसल क्या होती है, ईआईसीएम। यहाँ पर दो चीजों में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ईआईसीएम और डायफ्राम। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों मसल्स हैं। क्या है, मसल्स। और मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये किसका यूज करती है, मसल्स एटीपी का यूज करती है। किसका, एटीपी का यूज करती है। और जब एटीपी का यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। लेकिन बेटा जब एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन जब क्या होगा, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में आप इंस्पायरेशन का जस्ट रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स। एक्सपायरेशन जब होगा तो उसमें आप क्या रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो इंस्पायरेशन का। जैसे क्या करें कि सर आपने बताया कि इंस्पायरेशन में ईआईसीएम और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आप यहाँ क्या करवा दो, क्या करवा दो, रिलैक्सेशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि ईआईसीएम और डायफ्राम, ईआईसीएम और डायफ्राम में मैं क्या करवाऊं बेटा, रिलैक्सेशन। पहले क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन, अब मैं करवा दूं इनमें रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन जैसे करवाऊंगा, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन करवाया था तो ईआईसीएम के कारण जो रिब्स थी, जो रिब्स थी वो कहाँ मूव कर रही थी, वो मूव कर रही थी बेटा आउटवर्ड। कहाँ पर, कहाँ पर मूव करी थी, आउटवर्ड। लेकिन रिलैक्स करवा दिया तो अब कहाँ पर, इनवर्ड, इनवर्ड मूव करेगी। पहले अप भी, ऊपर भी उठ रही थी अपवर्ड, लेकिन अब डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती है, डाउन। ठीक है, क्लियर। जैसे डायफ्राम में रिलैक्स होगा तो डायफ्राम कहां पर मूव करेगा, पहले डाउनवर्ड मूव कर रहा था, कहां पर, डाउनवर्ड, अब कहां पर, अपवर्ड मूव करेगा। और जब अपवर्ड मूव करेगा तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट नहीं होगा, कैसा होगा, ये हो जाएगा डोम शेप। कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, वापस गुंबद के जैसा हो जाएगा। होगा नहीं होगा, देखो पहले जब इंस्पायरेशन किया था तो ये आपका डोम शेप था ना, ऐसे हो गया फ्लैट, क्योंकि कैविटी का क्या बढ़ गया था, वॉल्यूम। जैसे आप हवा को बाहर निकालेंगे वापस ऐसे हो जाएगा डॉम शेप, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन हुआ। तो जस्ट अपोजिट हो गया किसका, इंस्पायरेशन का। तो इंस्पायरेशन में ईआईसी में डायफ्राम में क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन होगा। ईआईसी में रिलैक्सेशन होने की वजह से रिब्स मूव करती है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, जबकि डायफ्राम मूव करता है अपवर्ड, वापस होता है डॉम शेप। देखो अगर इसको एक डायग्राम से समझे कि मान लीजिए ये आपके लंग्स, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, और लंग्स के नीचे बेटा इस तरीके से है क्या, आपका डायफ्राम। क्लियर है। देखो पहले चित्र में मैंने बताया कि डायफ्राम देखो कैसा है, फ्लैट दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका डायफ्राम कैसा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, और हो जाता है डॉम शेप। और यहाँ पर बेटा देखो ये रिब्स लगी हुई हैं, रिब्स, ठीक है, जैसे पिछले वाले डायग्राम में थी, रिब्स लगी हुई हैं।
और रिब्स के अंदर क्या है, यहाँ पर रिब्स के अंदर यहाँ पे इस तरीके से EICM में क्या है, EICM, और यहाँ पर ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम में आपने क्या करवा दिया है बेटा, रिलैक्सेशन करवा। रिलैक्सेशन करवाने से ये क्या होगा, वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, रिलैक्स। और EICM की वजह से रिब्स पहले अपवर्ड मूव करी थी, अब कैसी, डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, कैसी, डाउनवर्ड, और इनवर्ड, अंदर की तरफ वापस मुड़ जाएगी। जैसे ये अंदर की तरफ आएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, बताइए मेरे को, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, बताइए बेटा जल्दी, बढ़ेगा या कम होगा, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। यानी कि जब वॉल्यूम बेटा कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, वॉल्यूम का अपोजिट होता है प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। और जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी ना। और इसी को क्या बोल देते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन किसका जस्ट अपोजिट है बेटा, ये है आपके इंस्पायरेशन। क्लियर। एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, क्योंकि जब मसल रिलैक्स होता है ना बेटा, मसल रिलैक्स होता है, मसल रिलैक्स होता है तो ये क्या करता है, नो एटीपी यूजेज, एटीपी का कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आपका एक्सपायरेशन क्या है बेटा, पैसिव प्रोसेस होती है। क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझ में आ गई सब लोगों को। क्या मैं आगे चलूं इससे, गौरव, सहनु, शिवम, अभिषेक, क्या आगे चलो बेटा, ओके। चलिए, अब मैंने यहाँ पर बात करी है ब्रीथिंग की, तो बेटा आपके चेस्ट के कारण जो ब्रीथिंग हो रही है ना, जो आपकी EICM के कारण आपका चेस्ट कभी एक्सपांड हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे ना पल्मोनरी ब्रीथिंग। क्या बोल देंगे इसको, पल्मोनरी ब्रीथिंग। आपके अंदर जो पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है, मतलब जो आपका चेस्ट एक्सपांड कर रहा है ना, ये जो चेस्ट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी ब्रीथिंग। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा एब्डोमेन, पेट, कई मोटे मोटे लोग होते हैं उनका पेट ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं उसको, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो बेटा एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो होती है ना, इसमें डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। क्या, कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होगा, डायफ्राम। पल्मोनरी ब्रीथिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है बेटा आपका चेस्ट, है ना, यानी कि लंग्स। और यहाँ पर एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि आपका टमी, है ना, किसके साथ, ये शाहनूर क्या पूछ रहे हैं बेटा, किसके साथ मतलब, हाँ होता तो है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया है बेटा, कि अगर आपका चेस्ट ब्रीथ कर रहा है ना ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, पल्मोनरी ब्रीथिंग, ठीक है। लेकिन जब अपन बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं तो चेस्ट आपका कम एक्सपांड करता है, आपका जो पेट है ना ऊपर नीचे, जिसको अपन एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं। तो एब्डोमेन के साथ साथ में आपका डायफ्राम, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। आपके सिक्स पैक्स नहीं होते क्या, एब्डोमिनल मसल्स, ये इन्वॉल्व होती है इधर चेस्ट लंग्स के साथ। कौन, EICM, EICM यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। क्लियर है, ये तो एक नो कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने आपको इसलिए बताई। अब बेटा देखो, आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं, वॉल्यूम एस्टिमेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है ना, कभी बढ़ रहा है कभी कम होता है, इसको एस्टिमेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है स्पायरोमीटर। और नॉर्मली ब्रीथिंग रेट, जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है हमारे अंदर, नॉर्मल ब्रीथिंग
रेट, तो वो होती है 12 to 16 पर मिनट। आप 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग रेट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बार ब्रीथ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा याद रखना, ये जो वॉल्यूम है, देखो आपका लंग्स के अंदर, आपके लंग्स जो होते हैं उनके अंदर कितना वॉल्यूम आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली इन लंग्स, we can inspired and expired 6,000 to 8,000 ml एयर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी एक कैपेसिटी होती है कि हम 6,000 से 8,000 ml एयर को हमारे अंदर ले जा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स के अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि हम चाहे तो 6,000 से 8,000 तक जो ml एयर है उसको हम हमारे अंदर ला सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बात याद रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ए पर्सन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब एक पर्सन जो होता है वो कितनी एयर को इंस्पायर्ड कर सकता है, एक्सपायर्ड कर सकता है, तो वो कर सकता है 6,000 से 8,000 ml एयर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो सकता है बेटा, आप एक बार में कर सकते हो, आपके अंदर जितना दम है आप उतनी आप क्या कर लीजिए, एयर को आपने अंदर ले जाइए, जितना आपके अंदर ताकत है, जितना पावर है, उतनी जोर से आप एयर को खींच लीजिए, ठीक है। तो आपके अंदर जो लंग्स का वॉल्यूम होगा, एयर का वॉल्यूम होगा लंग्स के अंदर, वो कितना हो जाएगा, 6,000 से 8,000 ml। क्लियर है, ये मैक्सिमम है। आप एक बार में जितनी ताकत है उतनी एयर को आप खींच लीजिए, तो आपके लंग्स के अंदर इतनी एयर चली जाएगी, ठीक है। तो ए नॉर्मल पर्सन कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अबाउट 6,000 to 8,000 ml एयर। क्लियर है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। अब ये हमेशा तो अपन देखो, हमेशा तो अपन करते नहीं है, तो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम्स की, कि हमारे अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम्स, हमारे अंदर अपन एयर को किस किस तरीके से अंदर बाहर करते रहते हैं। तो पहला जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। देखो मैं इधर साथ साथ में आपको वॉल्यूम बताऊंगा और एक ग्राफिकल नोटिफिकेशन भी आपको साथ में दूंगा, ठीक है। हमारे अंदर हम जो हमारे अंदर जो तरीके होते हैं एयर को अंदर ले जाने के बाहर निकालने के, वो 4 तरीके हो सकते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम होता है, एक होता है बेटा इंस्पायरेटरी, रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक होता है बेटा एक्सपायरेटरी, रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है, और एक होता है बेटा रेसिड्यूअल वॉल्यूम। हमारे अंदर जो एयर होती है उसको अंदर ले जाना और बाहर ले जाने के 4 तरीके हो सकते हैं, और वो तरीके क्या क्या हैं आपके सामने। पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, तीसरा है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, और नेक्स्ट है चौथा, वो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। 4 तरीके हैं। अब इनको शॉर्ट में क्या क्या बोल देते हैं, देखो इसको बोल देते हैं टीवी, इसको बोल देते हैं आईआरवी, इसको बोल देते हैं ईआरवी, और इसको बोल देते हैं टीवी। क्लियर है, आइए समझते हैं कि ये तरीके क्या क्या हैं। तो भाई मैं आपके सामने ग्राफ भी बनाऊंगा और उससे आप समझना भी सही, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है। और ये ग्राफ कैसे है बेटा, देखो
ये ग्राफ थोड़ा सा इसको मैं छोटा बनाता हूं। ये ग्राफ इस तरीके से मान लीजिए, ये देखो यहां पर ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या लिखा है मैंने? टाइडल वॉल्यूम। और ये लिख दिया है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लिख दिया है मैंने IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लिख दिया मैंने रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, लास्ट वाला। अब समझने का प्रयास करना, पूरा ध्यान यही रखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में समझिए कि नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट कंडीशन, अपन बैठे हुए चुपचाप, चलो मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो सुन रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में या फिर रेस्ट की कंडीशन में आप एयर का जितना क्वांटिटी इन कर रहे हैं और एयर का जितना क्वांटिटी आउट कर रहे हैं, ये क्वांटिटी क्या होता है? ये कहलाती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू होता है 500 ml, 500 ml। तो आप क्या देखिए कि जब आप नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में बैठे हुए हैं या रेस्ट कंडीशन में आप आराम कर रहे होते हैं, तब आप नॉर्मली एयर को जो इंस्पायर कर रहे हैं और नॉर्मली एयर को आप एक्सपायर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना होता है? 500 ml। तो आप आइए इस ग्राफ में समझते हैं एक बार। इस ग्राफ में समझिए, देखो मैं यहाँ पर हूं, अभी मैंने नॉर्मली इन किया है, फिर नॉर्मली एग्जिट कर दिया है, फिर नॉर्मली इन किया है, फिर नॉर्मली एग्जिट कर दिया है। क्लियर है? तो ये जो चल रहा है नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्मली इन है, और नीचे की तरफ आना मतलब नॉर्मली आउट है। क्लियर है? तो आप एयर को नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन नॉर्मली आउट कर रहे हैं, ये क्या है आपका? टाइडल वॉल्यूम है। इसको बोलते हैं टीवी। क्या बोलते हैं? टीवी। और इसका वैल्यू होता है फिक्स है बेटा, याद रखना है आपको, ये डाटा याद रखना है कि 500 ml होता है। क्लियर? अब मान लीजिए आप नॉर्मली आपने इन किया, नॉर्मली आपने इन किया, और इन करने के बाद आप फोर्सफुली इन कर रहे हो। जैसे यहाँ पर ग्राफ में समझिए कि आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर नॉर्मली आपने इन किया, नॉर्मली एयर को आपने इन किया, टाइडल वॉल्यूम आउट किया, टाइडल वॉल्यूम इन किया, टाइडल वॉल्यूम आउट किया, टाइडल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर आपने नॉर्मली इन किया, लेकिन इसके बाद आप अभी भी लगाकर, जोर लगाकर हवा को अंदर कर रहे हैं, तो इसको बोल देंगे IRV। क्या बोल देंगे? IRV। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये टाइडल वॉल्यूम के बाद में अगर आप फोर्सफुल एयर को इंस्पायर करते हैं, तो उसको बोल देंगे बेटा IRV। क्या बोल देंगे? IRV। जैसे मैंने नॉर्मल अभी क्या किया है, इंस्पायरेशन किया है, देखिए जरा, ये मैंने इंस्पायर कर लिया इस तरीके से। अगर मैंने नॉर्मली एयर को इन किया है, मान लीजिए मैं नॉर्मली इतनी एयर इन करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, इन करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, मैंने इन किया इतना, और फिर मैं मेरी इच्छा करी मैं और हवा को अंदर खींचूं, तो मैं क्या किया, नॉर्मल इन किया टाइडल वॉल्यूम, लेकिन टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भी मैं एयर को ले जाता हूँ, तो उसको बोलते हैं IRV। तो IRV क्या है बेटा? IRV फोर्सफुल, फोर्सफुली जब आप एयर को इन करते हैं ओवर द, ओवर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500, अगर आप इसके ऊपर भी फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, तो फिर ये कहलाती है बेटा क्या? ये कहलाती है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या किया आपने, 500 ml, अगर आप इसके ऊपर फिर ज्यादा हवा खींच रहे हैं, तो ये रिजर्व हो गया, 500 के ऊपर जो गया वो रिजर्व हो गया, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? और इसका वैल्यू जो होता है बेटा, वो होता है 2500 टू 3000 मिलीलीटर। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो IRV है, इसका वैल्यू हो जाएगा 25,000 टू 300 ml। क्या ये बात समझ में आ गई? नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन नॉर्मली आउट। क्लियर? ठीक है? नॉर्मली आउट ऐसे समझ लो, नॉर्मली आउट नॉर्मली इन, है ना?
या फिर ऐसे समझो कि नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन नॉर्मली आउट। अब नॉर्मली इन करने के बाद आप फोर्सफुली इन कर रहे हो, उसको क्या बोल देंगे, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आप तो ये समझिए कि आप नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग तो आप हमेशा करते हैं, कभी मान लीजिए आपने रामदेव जी के योगा करने लग गए, तो आप जो फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप, आपके अंदर जो वॉल्यूम जा रहा है वो क्या है, ठीक है समझ गए आप, चलिए अच्छी बात है। तो ये आपने वापस इसको क्या कर दिया बेटा, वापस इस एयर को आपने छोड़ दिया है। क्लियर, ये लीजिए, है ना, ये लीजिए आपने इस एयर को वापस छोड़ दिया। फिर आप देखो नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन, ऐसे करने लग गए हैं, ठीक है। तो बेटा आप अगर नॉर्मल एयर को बाहर निकाल दे तो क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब जैसे मान लीजिए फोर्सफुली निकाल, जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैंने एयर को निकाला, ये मैंने क्या किया, नॉर्मली एयर को निकाला, ये फोर्सफुली, मतलब मैं नॉर्मली एयर को बाहर निकाल रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अगर मेरी इच्छा हुई कि मैं टाइडल वॉल्यूम से भी ज्यादा एयर को बाहर निकालूं, तो वो कहलाएगा आपका क्या, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। तो बेटा एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम के लिए लिखना, फोर्सफुली एयर को क्या करना, एग्जिट करना, तो वो कहलाता है आपका एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर वापस बनाऊं कि नॉर्मली इन किया, नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन नॉर्मली आउट, ये नॉर्मली आउट मैंने यहाँ से यहाँ तक किया टाइड, लेकिन मैं इसके बाद भी अगर एयर को आउट कर रहा हूं तो ये कहलाएगा मेरा IRV। क्या कहलाएगा बेटा, सॉरी ERV, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1000 से 1000 से 1100 ml। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। क्लियर। लेकिन बेटा आपको कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, सपोज जितना दम है निकाल लीजिए। अगर आपके अंदर से पूरी एयर निकल गई ना तो आपके लंग्स जो होते हैं ना वो पिचक जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर क्या है, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर ना, एल्वियोलाई। अब आपने क्या किया, बहुत जोर से हवा निकाल दी, लेकिन भाई आप पूरी हवा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर कुछ एयर ऐसी है जो हमेशा के लिए भगवान ने उसको आपके लंग्स के अंदर ये बोल के भेजा कि कभी जिंदगी में बाहर मत निकलना, केवल मरने के बाद ही बाहर निकलना। क्लियर है। तो एयर का कुछ ऐसा अमाउंट भी जो होता है जो आपके लंग्स के कभी बाहर नहीं आता, उसको बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। इसका वैल्यू होता है 1200 ml। कितना होता है, 1200 ml। ऑलवेज रिमेन इन लंग्स। कुछ वॉल्यूम ऐसा है एयर का जो कभी भी जिंदगी में बाहर, जैसे आप कभी आपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि जब हम हमारे गाड़ी का टायर ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो हम नई ट्यूब लेते हैं। और जब नई ट्यूब लेते हैं तो आपने देखा होगा नई ट्यूब जब बिल्कुल पैकेट में से निकलती बिल्कुल चिपकी हुई होती है। अब उस ट्यूब में हवा भरवा के आपने वापस क्या कर लिया है, गाड़ी में लगा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही ट्यूब दोबारा पंक्चर होती है, तो आप उसकी पूरी हवा निकाल दीजिए, लेकिन उसमें फिर भी कुछ हवा तो बचेगी ही सही, बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। तो वही है टाइडल वॉल्यूम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन पूरी हवा निकालने के बाद, यानी कि फोर्सफुल ब्रीथिंग के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी मनुष्य के लंग्स जो होते हैं वो नहीं कोलैप्स होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पर क्या है, एक ऐसा अमाउंट है 1200 ml रेसिड्यूल वॉल्यूम जो कभी भी लंग से बाहर नहीं आता है। क्लियर। इसको बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, और ये बाहर नहीं आता इसलिए अपने आप में एक नेगेटिव प्रेशर है इसका। क्या प्रेशर है इसका, नेगेटिव, मतलब बाहर नहीं आता है इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ये एक अपने आप एक नेगेटिव बात हो गई, ठीक है, बाहर आ जाता तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अंदर रह गया तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर 4 वॉल्यूम है, आप 4 प्रकार से ब्रीथ कर सकते हैं। नॉर्मली इन कर सकते हैं तो फोर्सफुली इन भी कर सकते हैं, नॉर्मली ब्रीथ आउट कर सकते हैं तो फोर्सफुली भी आउट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वॉल्यूम तो कभी भी लंग से बाहर नहीं भेज सकते हैं, वो क्या है,
रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के वॉल्यूम है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये कैसे कैसे दे, नॉर्मली इन, नॉर्मली आउट। नॉर्मल ब्रीथिंग द टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली ब्रीथिंग, फोर्सफुली इन मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली आउट मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर बना रहता है उसको बोलते हैं टाइडल, सॉरी, रेसिड्यूल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, रेसिड्यूल वॉल्यूम, यानी कि आपका ऐसा वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर which always remain inside the lungs, that is residual volume। क्लियर है, याद हो जाएंगे, सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर है बेटा ये चारों वॉल्यूम्स। आइए, अच्छा एक बात बताता हूं कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, अब बाय द वे सिचुएशन ऐसी हुई, भाई रेजिड्यूल वॉल्यूम बड़े काम की चीज है, याद रखना कैसे, कि मान लीजिए जब किसी लेडी ने बच्चे को जन्म दिया, अब वो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ठीक है, अब पैदा होने के बाद में पता लगता है कि यार वो बच्चा मर गया, उस बच्चे का डेथ हो गया बाहर आते। अब ये तो डॉक्टर ने बोला कि साहब आपका बच्चा मर चुका है, लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स हैं जो बाहर बैठे हैं घर वाले, वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं साहब हमारा बच्चा तो बाहर आने के बाद मरा है, आपकी लापरवाही से मरा है। वो ब्लेम करते हैं डॉक्टर को कि ये बच्चा आपकी लापरवाही से मरा है, आपने सही से ध्यान नहीं दिया, आपने सही से डिलीवरी नहीं करवाई, इसलिए हमारा बच्चा मर गया। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि नहीं साहब ये बच्चा हमारी गलती से नहीं मरा, इस बच्चे के मरने के पीछे आप लोग ही हैं, डॉक्टर ऐसा बोलता है। तो बहुत कंफ्यूजन वाला मामला हो गया, भाई क्या करें। डॉक्टर बोल रहा है कि आप अगर माँ को जल्दी ले आते हॉस्पिटल तो बच्चा बच जाता, लेकिन उधर फैमिली वाले बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छे से इलाज करते हो तो हमारा बच्चा बच जाता। लड़ाई झगड़े वाला मामला हो गया, शाहनूर आलम समझ गया बेटा कि तो लड़ाई झगड़ा वाला मामला हो गया। अब जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो ये बात चली जाएगी पुलिस स्टेशन में, ठीक है, पुलिस क्या करेगी, पोस्टमार्टम करवाएगी। क्या करवाएगी, पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम करवाने पे क्या होगा बेटा कि बच्चे के लंग्स जो होते हैं ना उनको निकाला जाता है बॉडी से, एक पानी के टैंक में डाल दिया जाता है, पानी के टैंक में। अब वहां पर पता लग जाएगा कि बच्चा डेड कब हुआ था, बाहर जिंदा मतलब पेट के अंदर मर गया था माँ के, या फिर बाहर आके मरा था। क्योंकि अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चे ने पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो रोता है, रोता हुआ पैदा होता है, तो पहली बार जिंदगी में उसके जो हवा जाती है अंदर, उसमें से कुछ हवा उसके लंग्स के अंदर रेजिड्यूल वॉल्यूम के रूप में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और भगवान ने क्या बोला है उस हवा को कि बेटा कभी बाहर मत निकलना, तू कब निकलेगी, जब तू मर जाएगी। समझ गए। तो अगर बच्चा जिंदा था बाहर आने के बाद तो उसके लंग्स पानी में तैरते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं, याद रखना। लेकिन अगर बच्चा अंदर ही मर गया था माँ के पेट में तो फिर उसके लंग्स पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, क्योंकि पहली बार बच्चे ने पहली बार रेस्पिरेशन नहीं किया बाहर आके, वो तो पेट के अंदर ही मर चुका था। तो यहाँ पर बेटा शाहनूर वो लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चे। बट सर वो हवा अंदर रहेगी तो क्या यूं ही फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन या डीऑक्सीजन? अरे क्या पूछ रहे हैं भाई, अरे भैया मैं आपको ये बता रहा हूँ कंडीशन। अगर बच्चा बाहर आएगा, अगर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसने सांस लिया होगा, रेस्पिरेशन किया होगा, और रेस्पिरेशन किया होगा तो उसके अंदर एयर गई होगी, और एयर गई होगी तो कुछ एयर ऐसी जो बाहर नहीं निकली होगी, तो उसके लंग्स कुछ देर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हवा निकलेगी नहीं यार, फिर मरने के 1-2 घंटा मतलब 4-5 दिन या 1 दिन हो जाएगा तो फिर तो भाई बॉडी से सब कुछ निकल जाता है। और पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम हाथों हाथ करना पड़ता है वहां पर, ठीक है।
तो चलो आप तो ये समझ लीजिए मरने के बाद भी तैरेंगे भाई, ठीक है शिवम कुमार सिंह, नहीं निकलेगी मरने के बाद तो उसके लंग्स तैरने लग जाएंगे। आप तो बस इतनी बात पे ध्यान दो कि लंग्स तैरेंगे या डूब जाएंगे, फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे तब आप देखते रहना ये बात, ठीक है बेटा। तो ये थी अरे शाहनूर आप क्या पूछ रहे हैं, हम लोगों में ऑक्सीजन भी तो रहती है ना। अरे भाई माँ के पेट में जब अपन रहते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में रहती है, लंग्स के अंदर थोड़ी रहती है। वो तो माँ से आती है, प्लेसेंटा से सीधी ब्लड में चली जाती है। लेकिन यहाँ तो आपके लंग्स की बात की जा रही है, जो होलो कैविटी है उसके अंदर अगर रहेगी तो फिर तो तैरना नहीं तैरना तो यहाँ पड़ेंगे। अब देखो हमारे पास चार प्रकार के वॉल्यूम्स हैं, चार प्रकार के वॉल्यूम्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इन्हीं वॉल्यूम से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी बेटा पल्मोनरी कैपेसिटी, क्या बोल देंगे, पल्मोनरी कैपेसिटी। अब आप मुझे ये बताइए बेटा कि अपन इंस्पायरेशन कितने टाइप से कर सकते हैं, कि हम इंस्पायरेशन दो तरीके से कर सकते हैं, क्या कैसे, देखो अगर मैं बात करूं आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितनी, आपकी कैपेसिटी क्या है इंस्पायर करने की, तो आप बोलेंगे सर मैं दो ही तरीके से इंस्पायरेशन कर सकता हूं, एक तो नॉर्मल तरीके से और एक फोर्सफुल तरीके से। तो अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अपन दोनों को ऐड कर दें, जैसे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये फोर्सफुली होता है। तो आप अगर टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी दोनों कर दो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम तो आ जाएगी बेटा आपकी क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है। वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी तो आप बता देंगे तुरंत की सर हमें तो पता है कि मैं दो ही टाइप से एक्सपायर कर सकता हूं, तो नॉर्मली और एक फोर्सफुली। और नॉर्मली एक्सपायर करता हूं तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, फोर्सफुली करता हूं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी बोला जाता है। और दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा तो मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया चलो बताइए आप टोटल लंग कैपेसिटी बताइए, आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो आप टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर क्या बोल देंगे, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आप बोल देंगे कि मेरे लंग्स के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि आपके लंग्स के अंदर देखो टीवी भी है, टीवी जा सकता है, आपके अंदर आईआरवी फोर्सफुली आप इन कर सकते हो, आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ईआरवी प्लस आरवी जो चारों वॉल्यूम हैं आपके, अगर आप इन चारों वॉल्यूम्स को जोड़ दें, ऐड कर दें तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। भाई आपके लंग्स हैं, अब इतना एयर ऐसा है जो तो कभी निकल नहीं सकता है, ठीक है, ये वाला मान लीजिए इतना एयर है नीचे यहां से यहां तक जो कभी निकल नहीं सकता है, ठीक है। ये आपके पूरे इतने बड़े लंग्स हैं। तो लेकिन पानी का वॉल्यूम तो पूरा भरा हुआ है ना, तो इसमें आप क्या जोड़ देंगे, आरवी भी जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे वाइटल कैपेसिटी की बात करूं, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, देखो बेटा वाइटल कैपेसिटी, तो इसके अंदर अब आरवी नहीं जोड़ेंगे। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है आपके लंग्स कितनी एयर को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लंग्स आरवी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो एक बार जो गया वो गया, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके लंग्स होते हैं ये तीन वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, टीवी आईआरवी और ईआरवी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप टीवी आईआरवी ईआरवी को जोड़ दें तो आपके पास आ जाएगी क्या, आपकी वाइटल कैपेसिटी। समझ गए। और एक तो था बेटा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी।
ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि अगर आप ईसी मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें तो आपके पास आ जाएगी क्या, सॉरी, अगर आप ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आप अगर जोड़ दें किसको, रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दें तो आपके पास आ जाएगी आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये डाटा आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो सीधा मैच पेयर वाला आ जाता है, जो आया हुआ भी है 2019 या 20 में कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करिए। एक तरफ कैपेसिटी थी या वॉल्यूम थे, एक तरफ उनके क्या थे, डाटा थे। आपको सीधा क्या करना था, मैच करना था। क्लियर है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कि आप कितने प्रकार से इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप दो ही प्रकार से इंस्पायर कर सकते हैं। वो कौन सा है, नॉर्मली और फोर्सफुली। नॉर्मली इंस्पायर करते हैं तो टीवी बोलते हैं, और फोर्सफुली करते हैं तो आईआरवी बोलते हैं। मतलब आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर आप सीधा बोल देंगे कि सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो वो होती है जिसके अंदर हम फोर्सफुली एक्सपायर करें और नॉर्मली एक्सपायर करें। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नो प्रॉब्लम सर, हमें ये पता चल गया है। और अगर मान लीजिए आपसे बोले कि टोटल लंग कैपेसिटी बताइए, और आपने बता दिया कि सर सारे वॉल्यूम्स जितने भी दुनिया भर के वॉल्यूम्स हैं, अगर हम उनको क्या करें, हम उनको जोड़ दें, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी कौन सी, टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन वाइटल कैपेसिटी यानी कि आपके क्या क्या, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके टीवी, आईआरवी, ईआरवी। रेसिडुअल वॉल्यूम को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करूं तो एफआरसी में क्या कर देंगे आप, ईआरवी प्लस आरवी, इनको अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी पल्मोनरी कैपेसिटी। अब वो ग्राफ अपन एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए ग्राफ है आपका वही, ये सबसे पहले टीवी, इसमें समझना बेटा वापस से, ये ईआरवी, ये आपका आरवी, और ये आपका आईआरवी। क्लियर है बेटा ये चारों? अब मैंने बोला कि नॉर्मली आप इन करिए, नॉर्मली आउट करिए, नॉर्मली इन, नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन, और नॉर्मली इन करने के बाद आपने फोर्सफुली कर लिया इन। तो देखो आप जब नॉर्मली इन आउट करें तो ये क्या था, आपका टाइडल वॉल्यूम। जब आपने फोर्सफुली इन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आईआरवी। फिर आप वापस नॉर्मली इन, नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन, नॉर्मली आउट, नॉर्मली इन, नॉर्मली आउट। जब आपने नॉर्मली आउट किया यहां से यहां तक, लेकिन उसके बाद आप फोर्सफुली एग्जिट कर रहे हैं एयर को, तो ये कहलाएगा आपका क्या, ईआरवी। ठीक है? और जो फोर्सफुली आउट करने के बाद भी आपके लंग्स में रिमेन रह गया इतना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, आपका आरवी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा आपका आरवी 1200 ml, ये हो जाएगा 1000 से 1100 ml, मतलब आपका ईआरवी। ठीक है? ये हो जाएगा बेटा 500 ml जो होता ही है, और ये हो जाएगा आपका आईआरवी। अब मैं अगर आईसी लिखूं, आईसी, आईसी कहां से कहां तक लिखूं बताइए। देखो आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये यहां से यहां तक जो बात है, ये अगर मैंने आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिया है, देखो यहाँ पर आईआरवी हो जाएगा और ये हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है टाइडल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी मेरी क्या, आईसी, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, कहां से मैं बात करूं, यहां से यहां तक की, ये देखिए अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की, मतलब टाइडल वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा बेटा मेरी ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है?
अगर मैं यहां से लेकर यहां तक सभी को ही जोड़ दूं, सभी को ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से लेकर मैं यहां तक की बात करूं तीनों की, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा, ये तीनों की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा VC, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर मैं यहां से लेकर यहां की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर है क्या ये बात बच्चों? अभिषेक, गौरव, शाहनूर, ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये हो जाएगा। अब ये डाटाज आपको अच्छे से याद नहीं किए, अगला जो टेस्ट होगा आपका उसमें आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन तीनों चैप्टर आएंगे बेटा, तो रोज के रोज आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तो पढ़ेंगे बाद में पढ़ लेंगे, दिवाली की छुट्टियों में पढ़ लेंगे, साथ के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपकी चीजें आप क्लियर होती रहेंगी, भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस, है ना। अपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लिया, और वॉल्यूम जो होता है वो कैसे हमारे अंदर आता है वो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन क्या, एक थोड़ा सा चीज बताता हूं मैं आपको, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या प्राइमरी साइड क्या होता है बेटा? एल्वियोलाई होता है। दिख रहा है ना बेटा सबको? पीपीटी नजर आ रही है? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है, ये क्या होता है? हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की प्राइमरी साइट होती है, वो क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। तो बेटा आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए, एल्वियोलाई, इस तरीके एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंडोथीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोथीलियम। ब्लड कैपिलरीज के इनर लाइनिंग पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या है बेटा? ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। क्लियर? उसके बाद जो एल्वियोलाइज होती है, एल्वियोलाइज के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि इनके अंदर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट क्या हो गया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये हो जाएगा बेटा आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट फर्स्ट बोला था। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि जो एपिथेलियम होता है ना, ऑलवेज रेस्ट अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यू में कि जो एपिथेलियम टिश्यू होगा उसके जस्ट नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो बेटा यहाँ पर देखो, आप एक बात अच्छे से देख सकते हैं कि जो एल्वियोलाई की ये है एपिथेलियम, उसके वो किस पर रेस्ट कर रही होंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। किस पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन बना सकता हूं मैं।
और आपके जो एंडोथीलियम की टिश्यूज है, एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो ब्लड कैपिलरीज के, ये भी कहां पर होंगे, हमेशा कहां पर होते हैं ये भी, इनके नीचे भी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, सरल छलकीय उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कोई भी उपकला होता है, एपिथेलियम होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे क्या होगा, क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और वैसे एंडोथीलियम की जो सेल्स होती है, इनके नीचे भी क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये लिख दूं मैं, बेसमेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, बेसमेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर बेटा तीन चीजें हो गई, देखो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट कंपोनेंट और एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो अपन बोल रहे हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसके अंदर कितनी चीजें आ जाएंगी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इक्वल टू कितनी चीजें आ जाएगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई प्लस एंडोथेलियम प्लस बेसमेंट सब्सटेंसेस। आपके एनसीईआरटी निकालेंगे बेसमेंट सब्सटेंसेस मतलब बेसमेंट कंपोनेंट्स। ये बेसमेंट कंपोनेंट मतलब दोनों के बीच जो बेसमेंट सब्सटेंसेस हैं, इनकी बात की जा रही है। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन किन से मिलकर बनी हुई है, तो आप बताएंगे कि सर ये मिली हुई है, ये बनी हुई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी गैसेस की, कि एक्सचेंज ऑफ गैसियस कैसे होता है हमारे अंदर। बात करते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसियस, इसकी बात करते हैं। एक्सचेंज नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस। देखो हमारे अंदर दो ही गैसों का ट्रांसपोर्ट करते हैं अपन, एटमोस्फेयर से लेके जाते हैं क्या, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारे एयर लेके जाते हैं, लेकिन ब्लड में तो क्या जाती है, ब्लड में तो क्या जाती है, ऑक्सीजन ही जाती है। जबकि अंदर से हम क्या निकालते हैं, CO2, हमारे ब्लड में से CO2 को बॉडी से बाहर भेजते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द पार्शियल प्रेशर। ये किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है, यानी कि एक गैस का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट का बेस क्या है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन इनके पीछे, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है कैसे, पार्शियल प्रेशर के कारण। किसके कारण, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए गैसेस का मिक्सचर है, क्या है, ये मान लीजिए गैसेस का मिक्सचर है। तो यहां पर लिख दू ये क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसियस, ये गैसेस का मिक्सचर है। अब इस गैसेस के मिक्सचर में मान लीजिए ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन सब है। अब ये ऑक्सीजन यहां से यहां पर मूव करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि इसका एक फिक्स पार्शियल प्रेशर है। ये तभी मूव करेगी जब इसका पार्शियल प्रेशर एक जगह ज्यादा होगा, दूसरी जगह कम होगा। मतलब एक गैसेस के मिक्सचर में प्रत्येक ईच एंड एवरी गैस का क्या होता है, एक फिक्स प्रेशर होता है, जिस पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर। मतलब फिर से सुनिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, एक गैसेस के मिक्सचर में ईच एंड एवरी सेल्स जो होती है, सॉरी, ईच एंड एवरी गैसेस जो होती है, उसका एक फिक्स पार्शियल प्रेशर होता है, एक ऐसा प्रेशर जिस पर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी, मूव करेगी, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बार का क्वेश्चन था 2020 का, ठीक है, 2021 का सॉरी, प्रश्न था, डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर पूछा था कहाँ पर कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। तो बेटा ये डायग्राम है, देखिए आपकी एल्वियोलाई है, क्या है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के चारों तरफ होता है बेटा ब्लड, क्या होता है ब्लड, ठीक है, और ये होता है बेटा आपका टिश्यूज। क्लियर, ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया आपको। और ये है बेटा आपका एटमॉस्फेयर, क्या है एटमॉस्फेयर। मैंने बात करी कि आपके अंदर जो एयर होती है वो अंदर कब आती है, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो और अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो, तभी जाकर आपकी एयर जो होती है वो अंदर आ पाएगी, इंस्पायरेशन हो पाएगा। और अंदर से एयर बाहर कब निकलती, जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर कम हो। क्लियर। तो बेटा याद रखना, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिख रहा हूँ पीपीओ2। पीपीओ2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है कितना 159 mm ऑफ Hg। कितना होता है, एक 159 मिलीमीटर पर मरकरी, 159 मिलीमीटर। कोई बात नहीं है बेटा, ये वॉइस जो है वो नेटवर्क के कारण हो जाता है ना। क्लियर। तो आपको याद रखना कि एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 159 mmHg। जबकि एल्वियोलाई, ये क्या है बेटा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर PPO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है 104 mm ऑफ Hg। कितना होगा 104 mm ऑफ Hg। क्लियर। ये है बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है PPO2 वो होता है कितना 95 mm ऑफ Hg। और ये होते हैं बेटा आपके टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर PPO2 जो होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि कोई भी जो गैस होती है, कोई भी गैस होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो देखो PPO2 कहाँ पर ज्यादा है, PPO2 159 कहाँ ज्यादा है आपके एटमॉस्फेयर में, और एल्वियोलाई में कितना है 104। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। फिर देखो यहाँ से कहाँ आ जाएगी 104 कहाँ पर है एल्वियोलाई के अंदर, और 95 कहाँ है ऑक्सीजनेटेड के अंदर, तो यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगी। फिर देखो 95 कहाँ है, 95 ऑक्सीजनेटेड में, इससे कम कहाँ होगा टिश्यूज के अंदर, तो यहाँ से निकल कर ये टिश्यूज में आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाती है, बॉडी के अंदर टिश्यूज में आ जाती है। ठीक है। अब टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। तो एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल की बात, उसके अंदर पीपीओ2 होगा 20 mm ऑफ Hg। एक पर्टिकुलर सेल की बात करें उसके अंदर क्या होगा बेटा 20 mm ऑफ Hg। अब मैं बात करूं बेटा CO2 की, किसकी बात करूं CO2 की। तो देखो CO2 जो होती है आपके टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर PPCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि CO2 बॉडी के अंदर से बाहर जाती है, तो अंदर का इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम होना चाहिए। तो PPCO2 जो होता है आपके टिश्यूज के अंदर वो होता है बेटा मोर देन 45। कितना, मोर देन 45 mm ऑफ Hg, मतलब थोड़ा सा 45 से ज्यादा होगा, 46 हो सकता है, 46 47, है ना। जबकि ये है बेटा आपका क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 45 mm ऑफ Hg। PPCO2 आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, वो होती है 45 mm ऑफ Hg। और आपकी एल्वियोलाई के अंदर PPCO2 कितना होगा बेटा, PPCO2 एल्वियोलाई के अंदर होगा क्या, PPCO2 एल्वियोलाई में होगा कितना 40 mm ऑफ Hg। क्लियर। और आपके एटमॉस्फेयर में जो PPCO2 होगा, PPCO2 वो होगा 0.3 mm ऑफ Hg। तो देखिए आपके टिश्यूज से आपकी जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड में,
और ब्लड में आने के बाद कहाँ चली जाएगी, देखो ब्लड में ज्यादा है और आपकी एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर कम है तो यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.3 है। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है कि कहाँ पर किस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो, ये फिक्स होता है भाई, क्या होता है, ये फिक्स होता है। अब एक बात याद रखना कि क्या आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में थोड़ा सा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, क्या आपके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या उसमें थोड़ी सी भी CO2 नहीं है, बिल्कुल है। क्या आपके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या उसमें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल है। तो आपसे अगर एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बताएंगे क्या कि सर ये होता है 40 mm ऑफ Hg, क्या होता है 40 mm ऑफ Hg, क्लियर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए PpCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी होगा बेटा 40 mm ऑफ Hg। तो याद रखना हम जिस चीज को बोलते हैं ना कि ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, क्या उसमें थोड़ी सी भी CO2 नहीं होगी, क्या होगी, और उस CO2 का जो प्रेशर होता है वो 40 होता है। लेकिन अगर हम जिसको बोलते हैं ना इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आपकी बॉडी के लेफ्ट हिस्से जो है, राइट लेफ्ट साइड जो होता है उसके अंदर जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी में ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत CO2 तो होता है। वैसे आपकी बॉडी के राइट पार्ट जो है उनके अंदर क्या होता है, CO2 वाला ब्लड ज्यादा होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन भी होती है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर दोनों का पार्शियल प्रेशर 40-40 होता है। तो आप ये एक डाटा है फिक्स जो आपको याद रखना है, इस बार का क्वेश्चन था, आप एक बार करके देखिए, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अपन पढ़ेंगे फिर वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 का, क्लियर है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं बेटा।